हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम बाजी। मैं सावन कुमार आज आपके लिए सेल्फ असेसमेंट का पेपर 2 लेके आया हूँ, जो आपके आने वाले टर्म 1 के एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे पूरा डिटेल्ड वे में। ओके, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं हमारे। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच न्यू स्पिरिट गाइडेड यूरोपियन नेशन आफ्टर नेपोलियंस डिफीट। ओके, तो यूरोपियन नेशन को किस स्पिरिट ने गाइड किया था यहाँ पे। ओके, क्या आइडियोलॉजी रही थी लोगों की जो नेपोलियन के डिफीट के बाद यूरोपियन नेशंस को गाइड की थी। ओके, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारे पास फेसिज्म, बी हमारे पास नाजिज्म, सी है हमारे पास कंजर्वेटिज्म एंड डी है हमारे पास कम्युनिज्म। ओके, तो एज ऑब्वियस इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिज्म। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेगुमिनस क्रॉप। ओके, तो लेगुमिनस क्रॉप यहाँ पे हम लोग को बताना है। तो ऑप्शंस देखते हैं पहले। ज्वार, ऑप्शन बी है पल्सेस, ओके, ऑप्शन सी हमारे पास मिलेट और ऑप्शन डी हमारे पास सिसेमम। ओके, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फ्रेंड्स बताइए आप लोग खुद से। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पल्सेस। ओके, दिस आर द लेगुमिनस प्लांट। ओके, चलिए लेगुमिनस प्लांट के बारे में हम लोग ये भी जानते हैं कि वो सॉइल के फर्टिलिटी को रिटेन करने में, ओके, या रिस्टोर करने में मदद करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे पहले खाली स्थान दिया हुआ है, उसके बाद पूछ रहा है कि इज़ अ फूड क्रॉप एज वेल एज फोडर क्रॉप। ओके, तो यहाँ पे फूड क्रॉप भी है और फोडर क्रॉप भी है, तो वो कौन है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं हमारे पास। तो ऑप्शन है हमारे पास मेज, ऑप्शन बी है वेट, ऑप्शन सी है कॉफ़ी और ऑप्शन डी है टी। तो हमारे यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे मेज। ओके, जो वेट है वो फूड क्रॉप होता है और टी और कॉफ़ी का बात किया जाए तो वो बेवरेज क्रॉप होता है। ओके, तो यहाँ पे मेज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे हम लोगों को फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इन सभी में से हम लोगों को इनकरेक्ट ऑप्शंस को चूज करना है। तो चलिए हम लोग पहले ऑप्शंस को पढ़ते हैं, क्या क्या ऑप्शंस दिया हुआ है यहाँ पे। तो पहला है कि ग्राउंड नट इज़ अ खरीफ क्रॉप एंड अकाउंट फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर वाइल्ड सीड्स प्रोड्यूस इन द कंट्री। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। चलिए अगले प्रश्न पे, अगले ऑप्शन पे आते हैं। गुजरात वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट फॉलोड बाय राजस्थान एंड तमिलनाडु इन 2015-16। तो ये भी सही ऑप्शन है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला ऑप्शन क्या है हमारे पास कि लिंसीड एंड मस्टर्ड आर खरीफ क्रॉप्स। ओके, उसके बाद जो ऑप्शन डी हमारे पास वो है सेसमम इज़ अ खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ एंड रबी क्रॉप इन साउथ इंडिया। ये भी सही है। तो हमारा सही आंसर यहाँ पे, गलत आंसर क्या हो जाएगा, मतलब गलत ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे, तो ऑप्शन सी है। क्यों है, तो लिंसीड जो होता है, लिंसीड और मस्टर्ड स्पेशली ये रबी क्रॉप्स में आते हैं। दिस आर द रबी क्रॉप्स। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन काउज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। तो यहाँ पे मेन काउज क्या था, मेन कारण क्या था लैंड डिग्रेडेशन का पंजाब में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। तो इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं पहले हम लोग। तो ऑप्शन है इंटेंसिव कल्टीवेशन, ऑप्शन बी है डिफॉरेस्टेशन, ऑप्शन सी है हमारे पास ओवर इरिगेशन एंड ऑप्शन डी है हमारे पास ओवर ग्रेजिंग। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा ओवर इरिगेशन। ओके, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है हमारा, विच न्यूली डिजाइंड फ्लैग वाज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मल फ्लैग रॉयल स्टैंडर्ड इन फ्रांस। ओके, तो जो नया फ्लैग है, जो रॉयल स्टैंडर्ड फ्रांस के फ्लैग को बदल के बना अभी मतलब एक्सेप्ट किया गया, वो कौन सा फ्लैग, उसका क्या नाम है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग पहले। ऑप्शन ए है यूनियन जैक, ऑप्शन बी है ट्राई कलर, ऑप्शन सी है रेड क्रॉस, ऑप्शन डी है वाइट सेटायर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी ट्राई कलर। ओके, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग प्रिवेलिंग इन द ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप। ओके, तो मेन फीचर क्या है उस पैटर्न का, लैंड होल्डिंग पैटर्न का, ओके,
जो कि ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप को प्रिवेल करता है। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन ए है हमारे पास टेनेंट्स, ऑप्शन बी है लैंडलॉर्ड्स, ऑप्शन सी है वास्ट स्टेट, ओके, एंड ऑप्शन डी है स्मॉल ओनर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वास्ट स्टेट्स, ओके। अगले मेन फंक्शन ऑफ पर्सियन जोलोवेरियन वाज, तो मेन फंक्शन क्या था यहाँ पे पर्सियन जोलोवेरियंस का, उसे हम लोग को यहाँ पे चूज़ करना है। तो ऑप्शन ए देखते हैं हम लोग। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है हमारा? इम्पोज कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, ओके। ऑप्शन बी है एबॉलिश टैरिफ बैरियर्स, ओके। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? रिड्यूस कस्टम ड्यूटीज़, एंड ऑप्शन डी हमारे पास इंट्रोड्यूस न्यू रूल्स फॉर ट्रेड। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? पर्सियन जोलोवेरियन का मेन फंक्शन क्या था? तो वो एबॉलिश करते थे टैरिफ बैरियर्स को, ओके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? द नेशनलिस्ट ग्रीक गॉट द सपोर्ट ऑफ वेस्टर्न यूरोप नेशन बिकॉज, यहाँ पे प्रश्न है कि जो नेशनलिस्ट ग्रीक थे उन्हें सपोर्ट मिला था वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस थे, क्यों, क्या कारण रहे होंगे? ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? दे वेयर फाइटिंग अगेंस्ट मुस्लिम ऑटोमन एम्पायर, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? दे हैड सिंपैथीज फॉर एंशिएंट ग्रीक कल्चर, ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? ग्रीक वाज कंसीडर्ड द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, ये भी ऑप्शन सही है। फिर उसके बाद 9 में क्या बोल रहा है? ऑल ऑफ द एबव, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, क्योंकि सभी ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट है हमारे, ओके। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न क्या है हमारे पास? तमिल लीडर वांट श्रीलंका टू बिकम अ खालिस्तान, फिर उसके बाद सिस्टम इंस्टीड ऑफ खालिस्तान, फिर सिस्टम दिया है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं हम लोग पहले। तो ऑप्शन ए है हमारा यूनिटरी एंड फेडरल, बी है हमारे पास यूनिटरी स्टेट, सी हमारे पास स्टेट एंड यूनिटरी, और डी हमारे पास फेडरल एंड यूनिटरी, ओके। तो यहाँ पे 10 का क्या हो जाएगा हमारे पास? 10 का हो जाएगा हमारे पास आंसर डी, फेडरल एंड यूनिटरी। तमिल लीडर्स वांट श्रीलंका टू बिकम अ फेडरल सिस्टम इंस्टीड ऑफ यूनिटरी सिस्टम, ओके। तो गाइज अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है हमारा? इन श्रीलंका विच गवर्नमेंट हैज़ ऑल द पावर, तो श्रीलंका में कौन सी गवर्नमेंट के पास पूरी पावर थी? तो ऑप्शन ए है हमारा लोकल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी है स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन सी है रूरल गवर्नमेंट, ऑप्शन डी है सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। तो हम लोग श्रीलंका में देखे थे कि जब यूनिटरी सिस्टम कंटिन्यू था तो वहाँ पे नेशनल गवर्नमेंट के पास सभी पावर्स थी, ओके। तो यहाँ पे नेशनल गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है हमारा? कि विच लैंग्वेज वॉज डिक्लेयर्ड एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका बाई द एक्ट इन 1956। ऑप्शन ए है हमारे पास इंग्लिश, बी है हिंदी, सी है तमिल एंड डी है सिंहला, ओके। तो यहाँ पे 12 का क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर? सिंहला, ओके। चलिए अभी जो रिसेंट में एक गाना वायरल हुआ है मनी के मांगे ही थे, वो भी सिंहला लैंग्वेज में ही है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं 13 नंबर पे। इन अ कोलिएशन गवर्नमेंट पावर शेयरिंग टेक्स प्लेस अमॉन्ग डिफरेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट के टाइप्स और ग्रुप और पार्टी में हम लोग को खोजना है कि कौन सा सही होगा। तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए है रिलीजियस ग्रुप्स, ओके। कोलिएशन गवर्नमेंट में स्पेशली पूछ रहा है कि पावर शेयरिंग कैसा होता है, ओके। लेवल ऑफ गवर्नमेंट, बी है पॉलिटिकल पार्टीज, डी है ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट 13 का, ओके। तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज हो जाएगा। जो भी कोलिएशन गवर्नमेंट होती है, ओके, गठबंधन की सरकार, उसमें डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज अपना पावर शेयर करती हैं, ओके। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है हमारा? द प्लांटेशन वर्कर्स ऑफ श्रीलंका हु ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड आर कॉल्ड, तो कॉलोनियल पीरियड के समय में जो प्लांटेशन वर्कर्स थे श्रीलंका में उन्हें क्या कहा जाता था? ए इंडियन तमिल्स, बी है हमारे पास श्रीलंकन ऑफ तमिलनाडु, सी है हमारे पास तमिल इंडियंस, और डी है इंडियन श्रीलंकन्स। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए इंडियन तमिल्स बोला जाता था उन्हें। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। द सिस्टम ऑफ पंचायती राज इन्वॉल्व्स, ऑप्शन ए है हमारे पास विलेज, स्टेट एंड यूनियन लेवल्स, ऑप्शन बी है विलेज,
डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल, ऑप्शन सी है विलेज एंड स्टेट लेवल, ऑप्शन डी है हमारे पास विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। ओके, तो 15 का सही क्या हो जाएगा, जो सिस्टम ऑफ पंचायती राज होता है उसमें विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, यानी ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। व्हेन डिड बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी टू फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? कब बेल्जियम शिफ्ट किया यूनिटरी से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में? तो ऑप्शन ए हमारे पास 1993, ऑप्शन बी है 1963, ऑप्शन सी है 1983 एंड ऑप्शन डी है 1973। ओके, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1993। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं हम लोग। इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाय, इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो ऑप्शन ए हमारे पास नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्लानिंग, ऑप्शन सी हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक सर्वे जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा पब्लिश किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं हम लोग अब यहाँ पे। चलिए, द सेक्टर विच हैज़ इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया इज़, तो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर कौन है इंडिया में? तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शंस देखते हैं। प्राइमरी सेक्टर, ऑप्शन बी है सेकेंडरी सेक्टर, ऑप्शन सी है टर्शियरी सेक्टर और डी है नन ऑफ द एबव। ओके, तो इमर्जेंस के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा सेक्टर लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर के तौर पे उभरा है अभी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा टर्शियरी सेक्टर। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इज़ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर? सबसे ज़्यादा जॉब्स कहाँ हैं, किस में हैं, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ किस में आते हैं? ओके, तो ऑप्शन देख लें हम लोग। ऑप्शन ए है इंडस्ट्रियल सेक्टर, ऑप्शन बी है एग्रीकल्चरल सेक्टर, ऑप्शन सी है प्राइमरी सेक्टर एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दी एबव। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा प्राइमरी सेक्टर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशन सफ़र फ्रॉम अंडर एम्प्लॉयमेंट? ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारे पास टीचर, ऑप्शन बी है काउजल वर्क लेबर्स, ऑप्शन सी है बैंक एम्प्लॉयज़ एंड ऑप्शन डी है पुलिस कांस्टेबल। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो काउजुअल लेबर्स होते हैं है ना, वो अंडर एम्प्लॉयड होते हैं, क्योंकि कभी कभी उनको जॉब्स नहीं मिलते हैं, कभी ज़्यादा डिमांड हो जाता है, कभी बहुत कम डिमांड होता है, तो इसलिए ये अंडर एम्प्लॉयड होते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। ओके, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, द सेक्टर आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ। अब यहाँ पे सेक्टर जो क्लासिफाइड होते हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में, तो किस बेसिस पे होते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग पहले। ऑप्शन ए है एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के आधार पे, ऑप्शन बी है द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, जो आर्थिक स्थिति होती है उसके आधार पे, ठीक है। सी ओनरशिप ऑफ इंटरप्राइजेस, जो ओनरशिप होता है इंटरप्राइजेस को उसके अकॉर्डिंग। ऑप्शन डी है नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द इंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जो ओनरशिप होती है इंटरप्राइजेस की उसके अकॉर्डिंग। ओके, जब ये गवर्नमेंट ओन करेगी तो ये पब्लिक हो जाएगा, वहीं पे जब किसी एक स्पेसिफिक के लिए होगा तो ये प्राइवेट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं 22 नंबर पे। ये क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रेन लेस देन 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लिव बर्थ रेशियो। बी इन्फेंटेंट मॉर्टेलिटी रेट, ऑप्शन सी है हमारे पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, डी है ग्रॉस नेशनल इनकम। नो, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इन्फेंटेंट मॉर्टेलिटी रेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, एज द मेथड ऑफ फार्मिंग चेंज्ड द एग्रीकल्चर सेक्टर बिगेन टू प्रॉस्पर, मोस्ट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस वेयर फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर एंड मोस्ट पीपल वेयर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर। ओके, प्रोडक्ट, ऑप्शन बी है इन्वॉल्व मशीन्स, ऑप्शन सी है नेचुरल प्रोडक्ट्स और ऑप्शन डी है यहाँ पे मिक्स्ड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे नेचुरल प्रोडक्ट्स है ना, नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं यूजुअली प्राइमरी सेक्टर में, और यहाँ पे जैसे जैसे मतलब एग्रीकल्चरल सेक्टर में ज़्यादा एडवांसमेंट हुए हैं वैसे वैसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी बढ़ा है, प्रॉस्पर हुआ है जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है। ओके, और ये बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयड, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयर्स यहाँ पे वर्क करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि सही आंसर क्या हो जाएगा, नेचुरल प्रोडक्ट। ओके, चलिए
24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1625 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया अंडर राइट टू वर्क। ओके, तो यहाँ पे कौन सा स्कीम चलाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 625 डिस्ट्रिक्ट्स में राइट टू वर्क के अंतर्गत। ओके, तो यहाँ ऑप्शन ए है हमारे पास PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मनरेगा, ऑप्शन सी है AAY और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी एबव। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा PMKVY। ओके, कौशल विकास योजना प्रधानमंत्री। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, सेक्शन बी के 25 नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे बोल रहा है हम लोगों को स्टडी द फॉलोइंग पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन। हम लोगों को पिक्चर को पहले यहाँ पे समझना है और उसके बाद आंसर्स देने हैं। हु पेंटेड द एबव पिक्चर, तो आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो इसे किसने, इस पिक्चर को किसने पेंट किया था, तो देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा लियोनार्डो दा विंसी, ऑप्शन बी है मिचेल लेंगेलो, ऑप्शन सी है फेडरिक सोरियो और ऑप्शन डी है विलियम ब्लैक। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, फेडरिक सोरियो। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस। इन सभी को करेक्ट सीक्वेंस में हम लोग को अरेंज करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कब कब चीज़ें क्या क्या हुई थी, ठीक है। सबको पहले एक बार समझ लेते हैं हम लोग। तो जैसे जिप्सी गैरिबाल्डी का बात आता है तो ये कब थे, 1817 में मौजूद थे, 1807 में मौजूद थे। उसके बाद आते हैं कांग्रेस ऑफ वियना। तो कांग्रेस ऑफ वियना कब हुई थी, 1815 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद अगला है हमारे पास द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब होगा, आप लोग को याद होगा तो 1789 में हुआ था, ओके। उसके बाद है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये हुआ था 1821 ईस्वी में, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर कौन दिख रहा है यहाँ पे, तो सही आंसर दिख रहा है हमारा सी, थर्ड, 1, सेकेंड एंड फोर्थ। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, सिटीजन। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि द सिटीजन को फ्रेंच लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं, ले सिटोजन बोलते हैं, ओके। तो ये किस में चला जाएगा, बी में चला जाएगा हमारा। फिर सेकेंड है हमारे पास द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन। तो इसे जर्मन लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्जिस्ट बोलते हैं, ओके, वॉल्गिस्ट या वोल्जिस्ट। थर्ड में आते हैं अब हम लोग इन फ्रेंच। अब हम लोग देखेंगे कि जो द फादरलैंड है उसे फ्रेंच लैंग्वेज में क्या बोला जाएगा, तो लै पैट्री बोला जाता है। तो ये डी से जाके मिल जाएगा। और ऑप्शन 4 क्या है हमारे पास, कॉमन पीपल। तो कॉमन पीपल को जर्मन लैंग्वेज में क्या बोला जाएगा, जनरल लैंग्वेज में, तो ये दास वोल्ट बोला जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन 1 ए, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28। इज द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कंसिडरिंग वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन। अब इन सभी में से कोई एक करेक्ट ऑप्शन है, उसे हम लोग को चूज़ करना है। चलिए पहले हम लोग ये एनालाइज करते जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसे। चलिए, इट वॉज फॉर्म्ड इन 1834 एट द इनिशिएटिव ऑफ पर्सिया एंड ज्वाइंड बाय द मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट, ओके। तो इसे 1834 में बनाया गया पर्सिया के इनिशिएशन से, और इसको बाद में बहुत सारे जर्मन स्टेट्स ने ज्वाइन कर लिया, ओके। द यूनियन एबॉलिश टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2, ओके। अब यहाँ पे टैरिफ बैरियर्स को एबॉलिश किया गया, साथ ही साथ जो उतनी सारी नंबर ऑफ करेंसीज थी उन्हें घटा के लगभग 30 से सिर्फ 2 पे कर दिया गया। तो इसे क्या कहा गया, तो ऑप्शन ए हमारे पास नेपोलियन कोड, ओके। ऑप्शन बी है हमारे पास कि जोलोवेरियन, ओके। ऑप्शन सी है कंजर्वेटिज्म, ऑप्शन डी है पीजेंट रिस्पायरिंग। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, जोलोवेरियन, ओके। 29 पे आते हैं। यहाँ पे भी हम लोग को एनालाइज करना है और करेक्ट आंसर को चूज़ करना है। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है, ओके। तो यहाँ दिया हुआ इट इज़ नोन एज द गोल्डन फाइबर, इसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है, ओके। साथ ही साथ जूट ग्रो वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल इन द फूड प्लांट वेयर सॉइल आर रिन्यूड एवरी ईयर, ओके। जूट ऐसे जगह पे फर्टाइल लैंड पे उगाए जाते हैं जहाँ पे सॉइल रेगुलरली रिन्यू होते रहता है प्रत्येक साल। हाई टेम्परेचर यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ, जब वो वृद्धि होता है उसमें तब। वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा एंड मेघालय आर द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग गनी बैग्स, ओके, मैट्स, रोप, yarn, carpet and other artifact, okay, due to
its high cost, it is losing market to synthetic fiber and packing material, particularly the nylon. ओके तो यहाँ पे हम लोग को चूज़ करना है, तो यहाँ पे आंसर तो इसी में गिवन है, बहुत जगहों पे झूठ झूठ आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा झूठ। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हम लोग को इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज करना है फ्रॉम द करेक्ट वन। ओके तो ये देख लेते हैं हम लोग। पहला है कि किसान क्रेडिट कार्ड KCC पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम PAIS आर सम अदर स्कीम्स इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर बेनिफिट ऑफ फार्मर्स, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी देखते हैं, मोर एवर स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन एंड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड ऑन द रेडियो एंड टेलीविजन। ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, अगला देखते हैं। अगर गलत में बात आएगी तो यही वाला गलत हो जाएगा हमारा। आगे का ऑप्शन देख लेते हैं। लेकिन ऑप्शन सी है, द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिन्यूमरेटिव्स प्रोक्योरमेंट प्राइजेस फॉर इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स टू चेक द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स बाय द स्पेकुलेटर्स एंड मिडिलमैन। ओके तो ये भी सही है। यहाँ पे MSP के बारे में लोग पढ़ा था कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ही अनाउंस कर देती थी। चलिए ऑप्शन डी है, क्या है, द FCI प्रोक्योर्स फूड ग्रेन फ्रॉम द फार्मर्स एट द गवर्नमेंट अनाउंस मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो क्या करती है, फार्मर्स से MSP पे अनाज खरीद लेती है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे हमारा इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज कोरस ग्रेन। ठीक है, तो मेन कोर्स वाला ग्रेन कौन कौन सा है यहाँ पे, तो इनमें हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मिलेट में ज्वार, बाजरा और रागी। ऑप्शन बी है ऑयल सीड, ग्राउंडनट, मस्टर्ड और कोकोनट। ओके ऑप्शन सी है राइस एंड व्हीट। ऑप्शन डी है पल्सेस, ग्राम, अरहर एंड राजमा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, मिलेट, ज्वार, बाजरा और रागी। चलिए तो दोस्तों हम लोग यहाँ 32 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मैच द फॉलोइंग आइटम गिवन इन कॉलम ए एंड कॉलम बी। ओके तो यहाँ पे पहला हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। तो पहले दिया है यूनियन ऑफ इंडिया। तो यूनियन ऑफ इंडिया कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। ओके उसके बाद है स्टेट। तो स्टेट किस में चला जाएगा, गवर्नर के पास होता है इसका अधिकार। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो हेड होते हैं मेयर होते हैं। ग्राम पंचायत में सरपंच हेड होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे हम लोग को इस कार्टून को पढ़ना है और उसके बाद आंसर करना है। तो आंसर देखते हैं हम, यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर इज शोन इन द कार्टून। यहाँ पे कौन से लीडर हम लोग को दिखाए जा रहे हैं। ऑप्शन ए है राजीव गांधी। ऑप्शन बी है हमारे पास IK गुजराल। ऑप्शन डी हमारे पास SD देवेगौड़ा। ऑप्शन डी हमारे पास AB वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो यहाँ पे किनको दर्शाया गया है, अटल बिहारी वाजपेयी को। ओके 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को एनालाइज करना है और करेक्ट ऑप्शन को बताना है हम लोग को। तो पढ़ लेते हैं पहले क्या दिया हुआ इन्फॉर्मेशन। अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर वेयर पीपुल बिलोंगिंग टू द सेम इथिक ग्रुप बिलीव इन their common descent because of the similarity of physical type or the culture or both. They need not always have the same religion or nationality. तो इन्हें क्या बोला जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारे पास प्रूडेंटल, ऑप्शन बी है इथनिक, ओके ऑप्शन सी है डेमोक्रेसी, ऑप्शन डी है मेजोरिटिज्म। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, इथनिक हमारा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट वाज द मेन सीरियस डिमांड ऑफ श्रीलंकन तमिल विच रिजल्टेड इन द सिविल वार इन श्रीलंका। ओके तो यहाँ पे सबसे सीरियस डिमांड क्या था श्रीलंकन तमिल्स का, है ना, जिसके कारण सिविल वार हुआ श्रीलंका में। तो ऑप्शन ए हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है, क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट तमिल एलम। ऑप्शन बी हमारे पास क्रिएशन ऑफ फेडरेशन विथ ऑटोनॉमी ऑफ तमिल्स। ऑप्शन सी हमारे पास रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑप्शन डी है रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स फॉर तमिल्स। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट तमिल एलम। ठीक है, जिसके कारण सिविल वार हुआ। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 36। तो ये हमारा असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। तो
तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है असर्शन, उसे देखते हैं। ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम। ओके, तो ये तो सही है। द डच स्पीकिंग पीपुल कंस्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री। डच बोलने वाले लोगों की अधिकता थी, बट द माइनॉरिटी इन द कैपिटल। लेकिन कैपिटल का बात किया जाए तो वहाँ पे ये कम थे। चलिए, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें सही है और एक्सप्लेन भी सही से कर रही हैं, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट ऑफ इंडिया वेयर चेंज्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट। अब यहाँ पे 1947 में क्या किया गया, बहुत सारे पुराने स्टेट्स का बाउंड्रीज को चेंज किया गया ताकि नए स्टेट का फॉर्मेशन किया जा सके। दिस वॉज डन टू इंश्योर दैट पीपुल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट। ऐसा इसलिए किया गया ताकि लोगों को यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो लोग एक जैसा भाषा बोलते हैं वो एक ही स्टेट में रहें। सम स्टेट वेयर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, बट टू रिकॉग्नाइज डिफरेंस बेस्ड ऑन कल्चर, इथनिसिटी और ज्योग्राफी। कुछ स्टेट्स का फॉर्मेशन लैंग्वेज आधार पे नहीं किया गया, बल्कि वहाँ के कल्चर, इथनिसिटी और ज्योग्राफी के आधार पे किया गया। यहाँ पे कौन कौन से स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड शामिल है। चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए है यहाँ पे लिंग्विस्टिक स्टेट्स, ऑप्शन बी है डिवीजन ऑफ स्टेट्स, ऑप्शन सी है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, ओके, ऑप्शन डी है हमारे पास क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है ये लिंग्विस्टिक स्टेट्स का है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, लिंग्विस्टिक स्टेट हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे 38 नंबर, ये भी असर्शन और रीज़न वाला प्रश्न ही है। तो ये क्या बोल रहा है हमारे यहाँ पे, यूजुअली अ फेडरेशन हैज़ 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फेडरेशन में क्या होती है, 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है। ओके, बोथ ऑफ दीज, ये सही बात है, ऊपर वाला सही है हमारा असर्शन। रीज़न क्या है, बोथ दीज लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर। ओके, तो ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पे जो 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, जिसमें कि 1 इज़ द गवर्नमेंट फॉर इंटायर कंट्री, दैट इज़ यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है कुछ सब्जेक्ट्स के लिए, कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के लिए, और जो अदर गवर्नमेंट होती है वो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है स्पेशली, वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स को देखती है। तो यहाँ पे हमारा दोनों सही है, बट करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, सो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न पे आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे। तो 39 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड नेशनल गवर्नमेंट, विच कंट्री प्रैक्टिस दिस सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे कौन सी कंट्री ने, जब लार्ज कंट्री डिसाइड कर रही थी टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन, तो यहाँ पे उनको पावर डिवाइड करना था कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स में और नेशनल गवर्नमेंट ने, तो कौन सी कंट्रीज़ ने ये प्रैक्टिस में शामिल हुए थे, विच कंट्री प्रैक्टिसेस दिस सिस्टम। यहाँ 39 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन देखते हैं, इंडिया, पाकिस्तान एंड इटली, ऑप्शन बी है कनाडा, इटली, जर्मनी, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रिया, कनाडा, यूएसए, एंड डी है इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। ओके, 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है इस स्टेटमेंट को एनालाइज करके। चलिए, तो पहले इसे पढ़ते हैं। हाउएवर, फॉर एन कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज, टोटल इनकम इज नॉट सच अ यूजफुल मेजर, ठीक है, since countries have different population, comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn। तो यहाँ पे जो एवरेज जो इनकम होता है किसी पर्सन का, जो टोटल इनकम होता है, वो कभी भी किसी स्टेट के, मतलब कोई भी कंट्री के गरीब होने या अमीर होने का यहाँ पे मेजर नहीं हो सकता है। आर पीपुल्स इन वन कंट्री बेटर ऑफ देन अदर्स इन डिफरेंट कंट्री, हेंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम विच इज़ टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एवरेज इनकम को मेजर करते हैं, जो कि टोटल इनकम होता है कंट्री का, डिवाइड बाय द टोटल पॉपुलेशन, जिसे टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि द एवरेज इनकम इज़ कॉल्ड पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो ये किसके बीच कंपेरिजन किया जाता है, तो ऑप्शन ए है हमारे पास कंपेरिजन बिटवीन कंट्रीज, कंपेरिजन ऑफ टोटल पॉपुलेशन, कंपेरिजन ऑफ एवरेज इनकम, और डी है पर कैपिटा इनकम। तो ये क्या हो जाएगा, इसे क्या बोला जाता है, पर कैपिटा इनकम बोला जाता है। ओके, तो
तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन पे। 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस। इसे हम लोग को करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो पहला है हमारे पास ट्रांसपोर्टिंग फ्लावर्स टू द वेंडर्स, ओके। चलिए अगला देखते हैं, प्लगिंग द फ्लावर्स फ्रॉम द प्लांट्स। ऑप्शन थर्ड है हमारे पास सेलिंग गारलैंड्स एट द शॉप्स। फिर उसके बाद है मेकिंग गारलैंड्स विथ फ्लावर्स। तो सेलिंग सबसे अंत में तो सेल किया जाएगा, उसके पहले क्या किया जाएगा, गारलैंड्स बनाए जाएंगे फ्लावर्स की मदद से, और उसके पहले क्या किया जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा वेंडर्स से, और सबसे पहले क्या किया जाएगा, फ्लावर्स को तोड़ा जाएगा प्लांट्स से। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ओके। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग, तो ऑप्शन को चूज करना है। चलिए तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन है सेकेंडरी सेक्टर प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बिल्कुल सही है, सेकेंडरी सेक्टर में बहुत सारे लोग वर्क करते हैं। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है कि सेकेंडरी सेक्टर इज कॉल्ड द सर्विस सेक्टर। नो, सेकेंडरी सेक्टर को क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, ओके। तो यहाँ पे यही गलत हो जाएगा हमारा। तो 43 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, चूज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे जो गलत मिला हुआ है उसे हम लोग को चूज़ करना है 43 नंबर में। तो जैसे पहला है यहाँ पे कोरियर टर्शियरी सेक्टर में आएगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी देखते हैं, फिशरमैन, फिशरमैन प्राइमरी सेक्टर में आएगा क्योंकि ये एक तरह का एग्रीकल्चर है। ऑप्शन सी में है कारपेंटर, कारपेंटर प्राइमरी सेक्टर में आएगा क्या, बिल्कुल नहीं, यही गलत हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे सी हो जाएगा हमारा। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इनरोल्ड इन और अटेंडिंग प्राइमरी स्कूल एज परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ प्राइमरी स्कूल एज, ओके। तो इसका क्या हो जाएगा, इसे क्या बोलते हैं, नेट अटेंडेंस रेशियो। तो ये चला जाएगा हमारा सी में। अगला है दिस इज द टोटल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया एट अ पार्टिकुलर टाइम एज 7 years और above who can read and write with understand at least one language, ओके। तो इसे क्या बोला जाएगा, लिटरेरी रेट। तो ये चला जाएगा हमारा डी में। फिर थर्ड है हमारे पास कि दिस इज द टोटल नेशनल इनकम जीडीपी डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन। तो इसे क्या बोला जाता है, हम लोगों ने अभी ही देखा था, इसे बोला जाता है पर कैपिटा इनकम। तो ये चला जाएगा ए में। एंड फोर्थ एंड लास्ट वन ये क्या बोल रहा है, दिस इज द नंबर ऑफ ईयर अ न्यू बॉर्न चाइल्ड इज एक्सपेक्टेड टू लिव इफ सब्जेक्ट टू द मोर्टेलिटी रिस्क प्रिवेलिंग फॉर द पॉपुलेशन कंसर्न्ड। तो ये क्या हो जाएगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 पे। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो एनालाइज करते हैं पहले इन्फॉर्मेशन को। देयर आर मेनी एक्टिविटीज़ दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेशनल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं डायरेक्टली नेशनल रिसोर्सेज को अंडरटेक करके, जैसे कि द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन, बी कीपिंग, डेयरी फार्मिंग, ओके। जैसे कि कल्टीवेशन किया जाता है कॉटन का, बी कीपिंग किया जाता है और डेयरी फार्मिंग किया जाता है। तो ये किस सेक्टर में आएगा, तो ऑप्शन ए है हमारे पास टर्शियरी सेक्टर, ऑप्शन बी है हमारे पास प्राइवेट सेक्टर, ऑप्शन सी है सेकेंडरी सेक्टर और ऑप्शन डी है प्राइमरी सेक्टर। तो ऑफकोर्स ये फार्मिंग से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर है, तो ये प्राइमरी सेक्टर में आएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन हमारा असर्शन और रीजन बेस्ड है। तो इसे भी देखते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से और समझते हैं क्या है इसमें। तो पहला दिया है असर्शन, यहाँ पे दिया हुआ है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी रिप्लेनिश्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इज इट करेक्ट। तो क्या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर से रिप्लेनिश किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। तो ये तो यहाँ पे ऐसे ही फॉल्स हो जाएगा, ओके। आगे क्या बोल रहा है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर एबंडेंट इन नेचर, बिल्कुल नहीं। तो असर्शन तो हमारा गलत है, ओके। तो ऑप्शन डी तो करेक्ट हो जाएगा। रीजन वैसे हम लोग देख लेते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर फिक्स्ड इन नेचर, ओके। तो ये सही है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारा 45 का डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे छोटा सा पैसेज दिया हुआ है, ओके। केस बेस्ड क्वेश्चन है यूजुअली ये, इसे हम लोग को पढ़ना है और उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग को बताना है, ओके। तो चलिए इसे देखते हैं हम लोग क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है पहला, हम लोग पहले पैसेज पढ़ लेते हैं। वन सच इंडिविजुअल वाज द इटालियन रिवॉल्यूशनरी जिप्सी मेजेनी
ओके, सबसे पहले इंडिविजुअल जिन्होंने इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे वो कौन थे? जिप्सी मैजेनी थे, बॉर्न जिनका जन्म हुआ था जेनेवा 1807 में। ओके, बाद में ये सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बने कार्बोनारी में। ओके, एज अ यंग मैन ऑफ 24 ही वॉज सेंट इनटू एग्जाइल इन 1831। 24 साल के यंग व्यक्ति को क्या किया गया? 1831 में क्या एग्जाइल में भेज दिया गया, कैद में भेज दिया गया। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहे थे? अटेम्प्ट अ रिवॉल्यूशन इन लिगोरिया। तो लिगोरिया में ये रिवॉल्यूशन कर रहे थे, इसीलिए इन्हें जेल भेज दिया गया। ही सब्सिक्वेंटली फाउंड 2 more अंडरग्राउंड सोसाइटीज़। इसके बाद इन्होंने 2 और अंडरग्राउंड सोसाइटीज बनाई। पहला था यंग इटली, जिसे मर्सल्स में बनाया गया, और दूसरा था यंग यूरोप, जिन्हें बर्ने में बनाया गया। हुज मेंबर्स वेयर लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड। इनके मेंबर्स एकदम यंग माइंडेड मैन थे, पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन स्टेट्स के। ओके, मेजेनी बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। ओके, जिप्सी मेजेनी के द्वारा ये माना जाता था कि जो गॉड जो है वो इंटेंड करते हैं नेशन को नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड का। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी पैच वर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम। इसीलिए इटली को छोटे छोटे मतलब स्मॉल स्टेट और किंगडम में पैच वर्क नहीं करना चाहिए। इट हैज़ टू बी फोर्स्ड इनटू सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक। इसे एक सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक होना चाहिए विद इन अ वाइडर अलायंस ऑफ नेशन, जिसमें बहुत सारे अलायंस ऑफ नेशन जुड़े हुए हों। द यूनिफिकेशन अलोन कुड बी बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। और यही यूनिफिकेशन इटालियन लिबर्टी का बेसिक बनेगा। फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटी वेयर सेटअप इन जर्मनी। इसी मॉडल को लेके चलने के लिए सीक्रेट सोसाइटी का गठन किया गया जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में। ओके, मेजेनी relentless opposition to the monarchy and his vision of democratic republic frightened the conservatives। तो यहाँ पे कंजर्वेटिव्स जो थे मेजनी के विचारधारा से बिल्कुल ही डर गए। मेटरनिच डिस्क्राइब हिम एज द मोस्ट डेंजरस इनेमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। इसके अकॉर्डिंग मेटरनिच ने क्या किया? उन्हें द मोस्ट डेंजरस इनेमी ऑफ सोशल ऑर्डर कर दिया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या क्या बन रहा है? वेयर वाज द जिप्सी मेजेनी बॉर्न? तो हम लोगों ने पढ़ा जिप्सी मेजेनी का कब जन्म हुआ था? तो ये हुआ था जेनेवा में हुआ था। कहाँ हुआ था? सॉरी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जिप्सी मेजेनी वाज सेंट इन एग्जाइल इन 1934 फॉर अटेम्प्टिंग अ रिवॉल्यूशन इन। तो कहाँ पे रिवॉल्यूशन कर रहे थे वो? तो लिगोरिया में रिवॉल्यूशन कर रहे थे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 49 नंबर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हु डिस्क्राइब मेजेनी एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारे पास बिस्मार्क, ऑप्शन बी है कैवोर, ऑप्शन सी है मेटरनिच। ओके, ऑप्शन सी हमारे पास गैरिबाल्डी। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी, मेटरनिच। विच ऑफ द फॉलोइंग सोसाइटी वाज फाउंड इन बार्ने। बार्ने में कौन सा सीक्रेट सोसाइटी का गठन किया गया था? तो ऑप्शन ए है हमारे पास यंग यूरोप, ऑप्शन बी है यंग जर्मनी, ऑप्शन सी है यंग इटली, ऑप्शन डी है यंग ब्रिटेन। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? यंग यूरोप का गठन किया गया था बार्ने में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। ये क्या बोल रहा है? एट वाट एज मेजेनी सेंट इनटू एग्जाइल। तो उन्हें कब एग्जाइल में भेजा गया था? ऑप्शन ए देखते हैं 31, ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे 27, ऑप्शन सी है 24, ऑप्शन डी है 29। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा हमारा? सी 24। ओके, 24 की एज में उन्हें एग्जाइल में भेजा गया था। 52 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अ सोसाइटी फॉर्म्ड इन मार्सेल। मार्सेल में कौन सा सोसाइटी बनाया गया था? यंग इटली, ऑप्शन बी है यहाँ पे यंग फ्रांस, ऑप्शन सी है यंग यूरोप और ऑप्शन डी है यंग पोलैंड। तो यहाँ सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यंग इटली। ओके, अब यहाँ पे एक और केस बेस्ड है छोटा सा, इसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं और उसके बाद हमारा ये जो सेल्फ असेसमेंट वाला पेपर था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक अगर आप लोगों ने वीडियो देख लिया फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्या बोल रहा है? महात्मा गांधी डिक्लेयर विनोबा भावे एज हिज स्पिरिचुअल हायर। तो यहाँ पे महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को अपना स्पिरिचुअल गुरु चुन लिया था। ही ऑल्सो प्रैक्टिस इन सत्याग्रह एज वन ऑफ द फोरमोस्ट सत्याग्रहीज। ओके, उन्होंने भी सत्याग्रह में उनका साथ दिया था। ही वॉज वन ऑफ द वॉटरीज ऑफ गांधीज कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज्य। ओके, आफ्टर गांधीज martyrdom
विनोबा भावे यात्रा टू स्प्रेड गांधीज मैसेज कवर्ड ऑलमोस्ट द एंटायर कंट्री। इसके बाद जब गांधी जी का मैटायरडूम हुआ, ओके, गांधी जी जब वीर गति को प्राप्त हो गए, तो उसके बाद विनोबा भावे ने यहाँ पे गांधी जी के मैसेज को पूरे भारत में पहुँचाने के लिए एक पद यात्रा निकाली थी। वंस when he was delivering a lecture of Pochimpalli in Andhra Pradesh, some poor landless villagers demands some land for their economic well-being। तो यहाँ पे जब मतलब विनोबा भावे लेक्चर दे रहे थे पोचिमपल्ली में आंध्र प्रदेश, तो वहाँ पे कुछ पुअर लैंडलेस विलेजर्स ने उनसे कुछ ज़मीन मांगी आर्थिक सहायता के तौर पे। तो यहाँ पे विनोबा भावे could not promise it to them immediately but assured them to talk to government India regarding provision of land for them if they undertook cooperative farming। ओके, तो यहाँ पे वो विनोबा भावे उनसे कोई वादा तो नहीं करते, लेकिन हाँ गवर्नमेंट के साथ वो क्या करते हैं, एक प्रोविज़न लाते हैं कि आगे चल के जो कोऑपरेटिव फार्मिंग होगा उसके लिए किसानों को खेत दिए जाएंगे। सडनली श्री रामचंद्र रेड्डी stood up and offered 80 acres of land to the distributed among 80 landless villagers। तो यहाँ पे रामचंद्र रेड्डी आते हैं और 80 एकड़ ज़मीन लगभग लैंडलेस फार्मर्स को देते हैं, विलेजर्स को देते हैं। इस एक्ट को भूदान कहा जाता है। ओके, लेटर ही ट्रैवल्ड एंड इंट्रोड्यूस हिज आइडिया वाइडली ऑल ओवर इंडिया। ये आइडिया आगे चल के पूरे भारत में फैल जाता है। कुछ ज़मींदार, कुछ ओनर विलेजेस के, ये क्या करते हैं, लैंड को विलेजर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं। इसे क्या कहा जाता है, ग्रामधन कहा जाता है। हाउएवर मेनी लैंड ओनर्स चूज टू प्रोवाइड सम पार्ट ऑफ देयर लैंड्स टू द पुअर फार्मर्स ड्यू टू फियर ऑफ लैंड सीलिंग एक्ट। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोग देखेंगे कि जो कुछ लैंड ओनर्स जो थे बहुत सारे, वो क्या करते हैं, फार्मर्स को, जो पुअर फार्मर्स थे उन्हें लैंड देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लैंड सीलिंग एक्ट चल रहा था, तो उसके लिए डरते हुए उससे फार्मर्स को लैंड दे देते हैं। दिस भूदान ग्राम धन मूवमेंट इनिशिएटेड बाय विनोबा भावे इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। ये जो भूदान ग्राम धन मूवमेंट था, इसे विनोबा भावे ने इनिशिएट किया था, शुरुआत किया था, और इसे ब्लडलेस रिवॉल्यूशन भी कहा गया। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस देख लेते हैं। विनोबा भावे एज इज स्पिरिचुअल हायर, तो यहाँ पे किन्होंने चुना था उन्हें अपना स्पिरिचुअल हायर? तो ऑप्शन ए है हमारे पास नेहरू, बी है रविंद्रनाथ टैगोर, सी है महात्मा गांधी, और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। डन बाय श्री रामचंद्र रेड्डी वाज कॉल्ड। क्या कहा गया था रामचंद्र रेड्डी ने जो जमीन दान किया था उसे? तो त्याग कहा गया था, भूदान कहा गया था, अन्नप्राशन कहा गया था, या फिर आत्म सम्मान कहा गया था। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, भूदान कहा गया था। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पे। क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोल रहा है, सम जमींदार्स ओनर्स ऑफ मेनी विलेजेस ऑफर टू डिस्ट्रीब्यूट सम विलेजेस अमॉन्ग द लैंडलेस, व्हाट इट नोन एज। तो इसे क्या कहा गया था? तो इसे क्या कहा गया था, ग्रामधन। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहा है हमारा कि वेयर डिड विनोबा भावे डिलीवर्ड हिज लेक्चर फॉर द विलेज वेलबींग। तो कहाँ दिया था उन्होंने? तो ये दिया था उन्होंने पोचिमपल्ली इन आंध्र प्रदेश में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 57 नंबर क्वेश्चन पे। यह क्या बोल रहा है, विच इवेंट इज ऑल्सो नोन एज ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। तो किस मूवमेंट को कहा गया था, अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो ये क्या आ गया था, भूदान ग्रामधन मूवमेंट को। ओके, चलिए 58 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दिस एम ऑफ भूदान, भूदान का मेन एम क्या था? ओके, तो भूदान का मेन एम क्या था? तो पहला है परमानेंट सेटलमेंट, नो, मालवारी सिस्टम, नो, लैंड सिस्टम रिफॉर्मेशन, या बिल्कुल, यही हो जाएगा हमारा सही आंसर 59 नंबर क्वेश्चन पे। तो ये मैप रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे हम लोग को मैप में पढ़ना है। यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे पहला डॉट हम लोग को ए पे दिया हुआ है और बी पे फिर अगला है पॉइंट। तो देखते हैं क्या क्या जगह है ये। ओके, तो पहला दिया हुआ है यहाँ पे, ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया आइडेंटिफाई ए स्टेट वेयर लैटेराइट सॉइल इज फाउंड। तो ए में लैटेराइट सॉइल मिल रहा है, यानी कि ये कौन सा जगह हो जाएगा? तो स्पेशली हम लोग जानते हैं कि लैटेराइट सॉइल जो मिलता है वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओके, और केरला वाले क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन में हमारा यहाँ पे तमिलनाडु है क्या? तो तमिलनाडु हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। ओके, चलिए तो यहाँ पे बी अब देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 60 में। ऑन द बेसिस ऑफ मैप बी इज ऑल्सो मार्क्ड मेजर
कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट आइडेंटिफाई इट फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो यहाँ पे मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स को चुनना है। तो हम लोग जानते हैं कि मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट का अगर बात किया जाएगा तो वो कौन सा होता है, वो होता है मध्य प्रदेश, ठीक है। और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आखिर जो कॉटन क्लॉथ, जो भी कॉटन उपजाया जाता है वो किस सॉइल में उपजाया जाता है। तो आप लोग इसका आंसर हम लोग को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं मध्य प्रदेश होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ऊपर में ऑप्शन बी की जगह पे यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मध्य प्रदेश। चलिए, तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने सारा जो सेल्फ असेसमेंट 2 पेपर था उसे पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को एक छोटा सा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग करने के बाद ही आप लोग को ऐसे ऐसे वीडियो मिल पाएंगी। क्योंकि अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो हमारे चैनल पे व्यूज़ नहीं आएगा, हमको मोटिवेशन नहीं मिलेगा, तो हम लोग वीडियोस नहीं डाल पाएंगे फिर उसके बाद। तो प्लीज़ आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।